योड कृष्णा कोचिंग सेंटर के आज के इस टेस्ट में आप सभी अग्निवीरों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश के इस टेस्ट में सबसे पहले देखेंगे एक पैराग्राफ। देखिए बेटा, ये पैराग्राफ क्या कहता है, सब इस पर ध्यान दीजिए। ए किंग वंस फेल इल एंड डॉक्टर्स सेड दैट ओनली अ सडन फ्लाइट वुड रिस्टोर हिज हेल्थ। एक राजा एक बार बीमार हो गया और डॉक्टर ने कहा, जो डॉक्टर्स थे राजा के, उन्होंने कहा कि एक सडन फ्लाइट का मतलब होता है अचानक डर, जो है उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर सकता है, यानी उसकी हेल्थ में सुधार ला सकता है, उसकी हेल्थ को पुनर्स्थापित कर सकता है। बट द किंग वॉज नॉट ए मैन फॉर एनी वन टू प्ले ट्रिक्स ऑन। लेकिन राजा जो था वो इस प्रकार का व्यक्ति नहीं था कि जिसके साथ कोई इस तरह का मजाक कर सके। किस तरह का मजाक? कि उसको अचानक से डर लगे, ऐसा कोई मजाक। एक्सेप्ट हिज फूल, सिवाय उसके फूल के। देखो बेटा, यहाँ पे फूल का मीनिंग मूर्ख नहीं है, यहाँ पर फूल का मीनिंग उस व्यक्ति से है जो कॉमेडियन है, जो अचानक से डराता है कोई शारीरिक गतिविधि के द्वारा, लोगों को हंसाता है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे फूल कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहले समय में राजा इस प्रकार के व्यक्ति अपने पास रखा करते थे। वन डे व्हेन द फूल वॉज विद हिम, एक दिन जब वह फूल उसके साथ था, किसके साथ? राजा के साथ था। इन हिज बोट, उसकी बोट में, द फूल क्लेवरली पुश्ड द किंग इनटू वाटर। जो फूल था उसने चालाकी से क्या किया? राजा को पानी में क्या कर दिया? धकेल दिया। बट ही वॉज रेस्क्यूड एंड पुट टू बेड। लेकिन वह यानी राजा बच गया और वह बेड पर चला गया। द फ्राइट यानी जो डर, द बाथ एंड बेड रेस्ट क्योर्ड द डिजीज्ड किंग। वो जो डर था, क्योंकि एकदम राजा को धकेला था फूल ने, तो उसके अंदर जो डर पैदा हुआ था, उस डर ने, बाथ ने और बेड रेस्ट ने राजा को क्या किया? बीमार राजा को क्या कर दिया? क्योर कर दिया। क्योर का मतलब उसका इलाज कर दिया। बट ही वॉज सो एंग्री, लेकिन इतना गुस्सा था, कौन? राजा, विद द फूल, उस फूल से, दैट ही टर्न हिम आउट ऑफ द कंट्री, कि उसने उस फूल को अपने देश से निकाला दे दिया। चलिए बेटा, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। व्हेन द फूल पुश्ड द किंग इनटू द वाटर दे वर इन, यानी जब फूल ने राजा को पानी में धकेला, वो किस में थे? ऑप्शन नंबर ए बेड पर, ऑप्शन नंबर बी पैलेस में, ऑप्शन नंबर सी बोट में, ऑप्शन नंबर डी गार्डन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु क्लेवरली पुश्ड द किंग इनटू वाटर बट रेस्क्यूड हिम पुट टू बेड। किसने राजा को पुश किया चालाकी से पानी के अंदर, लेकिन वह बच गया? कौन? राजा बच गया और उसने उसको बेड पर पहुंचा दिया। किसने किया था बेटा ये काम चालाकी से? फूल ने, डॉक्टर ने, रिवर ने या किंग ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फूल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द डॉक्टर से अबाउट द किंग। जो डॉक्टर थे उन्होंने किंग के बारे में, राजा के बारे में क्या कहा था? Only a sudden fright would restore the king's health. The king had suffered a sudden fright. Only a boat trick could cure the king. Only fool would cure the king. तो बेटा क्या कहा था राजा ने, सॉरी डॉक्टर ने राजा के लिए क्या कहा था? डॉक्टर ने राजा के लिए ये कहा था कि जो सडन फ्राइट है वो क्या कर सकता है? राजा की जो हेल्थ है उसको क्या कर सकता है? रिस्टोर कर सकता है, यानी उसको पुनर्स्थापित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द फूल हु क्योर्ड द किंग। फूल जिसने राजा को क्योर किया था, यानी राजा का इलाज किया था। कैसे इलाज किया था? उसे बोट में धक्का देके, उसे सडन फ्लाइट देके, उसके साथ क्या किया गया? उसे रिवॉर्डेड किया गया, यानी उसे सम्मानित किया गया। पुट इनटू जेल, उसे जेल में डाल दिया गया। थ्रोन इनटू वाटर, उसे पानी में डाल दिया गया। टर्न्ड आउट ऑफ द कंट्री, उसे देश से निकाला दे दिया गया। तो बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? बताओ बेटा, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टर्न्ड आउट ऑफ द कंट्री। तो ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पैराग्राफ का। हु प्लेड द ट्रिक ऑन द किंग। राजा के साथ किसने ट्रिक को प्ले किया? किसने किया? सब जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? फूल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फूल।
सोल्जर्स ने किया नहीं, सोल्जर्स अर्बन ने किया नहीं, डॉक्टर्स ने किया नहीं, बोटमैन ने किया नहीं, तो किसने किया? फूल ने किया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इसे देखते हैं। बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोनॉमी। जो बैंक्स होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी जानते हैं क्या होता है? इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था, ठीक है बेटा। किसी भी इकोनॉमी की यानी किसी भी अर्थव्यवस्था की फंक्शनिंग में क्या प्ले करते हैं? वाइटल रोल प्ले करते हैं। वाइटल का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, रोल का मतलब होता है भूमिका। तो बैंक्स जो है वो किसी इकोनॉमी की फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं, भूमिका निभाते हैं। टू दोज हु हैव मनी टू स्पेयर, बैंक्स आर द कस्टोडियंस ऑफ देयर सेविंग। जिन लोगों के पास क्या है? पैसे होते हैं स्पेयर करने के लिए, यानी कि जमा करने के लिए, बैंक्स जो होते हैं उनके लिए कस्टोडियंस हो जाते हैं। किसके कस्टोडियंस हो जाते हैं? उनकी सेविंग्स के, उनकी बचत के। तो बैंक्स जो है उनकी बचत के कस्टोडियन हो जाते हैं। किन लोगों की? जिन लोगों के पास पैसे स्पेयर होते हैं, यानी पैसे स्पेयर होते हैं, खर्चा करने के बाद उनके पास जो पैसे बच जाते हैं। ऑन विच ए गुड रिटर्न कैन बी अर्न बाय वाइज एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस पर क्या किया जाता है? गुड रिटर्न जो है अर्न किया जा सकता है, यानी अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है बाय वाइज एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। यानी वाइज और एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है प्रभावपूर्ण, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान और प्रभावपूर्ण तरीके से अगर प्रबंध किया जाए तो क्या किया जा सकता है? उस पैसे से रिटर्न्स भी प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी प्रतिफल भी प्राप्त किया जा सकता है। द मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, artisans and other self-employed persons, a bank can be a resource of credit. Billions of small farmers यानी जो छोटे किसान हैं, लाखों छोटे किसान हैं, आर्टिसंस यानी जो कलाकार हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी खुद का अपना कोई कारोबार करते हैं, खुद का अपना कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए बैंक जो है वो क्रेडिट का क्या है? रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब है संसाधन है। किसका संसाधन है? क्रेडिट का। क्रेडिट यानी उधार का। यानी कि फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं ये बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। बैंक इनके ये उधार का क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। विच इज द वेरी बेसिस फॉर एनी एफर्ट टू इम्प्रूव द मीगर इकोनॉमी अलॉट। जो कि आधार है, किसका आधार है? इकोनॉमिक, जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का क्या है? ये एक तरह का आधार है। Even established trade and industry, big or small, cannot function or expand without adequate bank credit. इसमें ये कहा जा रहा है यहाँ तक कि जो established trade है यानी जो स्थापित व्यापार है, और जो उद्योग है, इंडस्ट्री का अर्थ होता है उद्योग, ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार। तो जो व्यापार स्थापित हैं और जो उद्योग स्थापित हैं, चाहे वो बड़े हों या वो छोटे हों, वो भी फंक्शन नहीं कर सकते या विस्तार नहीं कर सकते। किसके बिना? कि यदि उन्हें एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त बैंक से उधार प्राप्त ना हो रीजनेबल टर्म्स पर। यानी रीजनेबल टर्म्स का मतलब है जो व्यवहारिक शर्तें होती हैं उन पर यदि उनको बैंक से उधार प्राप्त ना हो तो जो एस्टेब्लिश ट्रेड है और जो इंडस्ट्री है वो भी अपना विस्तार नहीं कर सकते। फॉर ओवर ग्रोइंग नंबर ऑफ एजुकेटेड यंग मैन एंड वुमेन, बैंक्स ऑफर एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे एजुकेटेड यंग मैन और वुमेन जो ग्रो कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनके ये बैंक्स अपॉर्चुनिटी यानी अवसर प्रदान करता है एम्प्लॉयमेंट का। विच एट द सेम टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विंग द सोसाइटी। जो समाज की तरह, एक तरह से सोसाइटी की सेवा करना भी है। टू दोज हु डू नॉट हैव बिजनेस ऑफ देयर ओन, बैंक like the postal system or the railways provide a facility for our day-to-day life. To those who do not have business of their own, यदि जिनके पास कोई अपना कार्य नहीं है, बैंक्स क्या करता है? एक पोस्टल सिस्टम की तरह भी काम करता है, रेलवे के तरह भी काम करता है, जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो सुविधाएं हैं उन्हें प्रोवाइड कराने में। तो बैंक्स का रोल क्या है वो हमने इस पैराग्राफ के अंदर देखा है। अब इसके क्वेश्चंस देख, अब इसके क्वेश्चंस के आंसर बेटा आप देना स्टार्ट कीजिए। मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा जो है वो करेक्ट आंसर देता है। इसका पहला क्वेश्चन है, बैंक्स आर नॉट कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी। ये तो है। क्रेडिट गिविंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी है।
प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये भी है। तो आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। बैंक्स जो है वो, बैंक्स आर नॉट जनरेटिंग मनी, बैंक्स जो है वो मनी को जनरेट नहीं कर रहे, लेकिन बाकी तीनों काम कर रहे हैं, ये हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप देंगे, बैंक्स आर डैश। ऑप्शन नंबर ए कम्यूटिंग पैसेंजर्स, ऑप्शन नंबर बी रिसोर्स ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रीब्यूटिंग पोस्ट, ऑप्शन नंबर डी ग्रोइंग क्रॉप्स। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? शाबाश शाबाश, बहुत बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए रिसोर्स ऑफ क्रेडिट। हमने अभी देखा था ना कि बैंक जो है वो रिसोर्स ऑफ क्रेडिट है, किन के लिए? फार्मर्स के लिए है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है, आर्टिसंस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। इसका आंसर आप देंगे, हाउ आर बैंक्स लाइक पोस्टल सिस्टम। बताइए बेटा, दे प्रोवाइड क्रेडिट, दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड्स फैसिलिटी इन लाइफ, दे डिलीवर पोस्ट। बताइए बेटा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा आंसर, बहुत करेक्ट आंसर, बहुत बच्चे सही आंसर दे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड्स फैसिलिटी इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द नंबर फॉर द एजुकेटेड यंग इज, एजुकेटेड यानी जो शिक्षित युवान है उनका नंबर है वो क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द पैसेज इज अबाउट, इसका आंसर आप देंगे, बैंक्स गिविंग क्रेडिट, बैंक्स गिविंग एम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी, बैंक एंड कॉमन मैन। बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर? शाबाश, सब देंगे इसका आंसर। आना हो गया है आंसर और सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस पैसेज, ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है? रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर जो बैंक्स का रोल है उसके बारे में ये क्या है? पैसेज है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अब हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल जो है वो हमें बताना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। इट इज डैश आर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। ऑप्शन नंबर ए बी एन सी द डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एन। देखो बेटा ये क्या है? आर्स है, इसमें एच साइलेंट है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है बेटा? ये नाउन है। ये आर्स जो है वो डिस्टेंस से पहले आ रहा है और इसमें एच साइलेंट है, तो यहां पर एन आएगा, ए नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, आई ईट एन एग डैश अ डे। बताइए बेटा इसका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई ईट एन एग डैश अ डे, द एन ए या नन ऑफ दीज। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा आई ईट एन एग अ डे। मैं आई ईट एन एग अ डे, मैं एक दिन में एक अंडा खाता हूं। खाना नहीं चाहिए वैसे, बट फिर भी कुछ बच्चे खाते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है द गाइड नोज डैश वे। ऑप्शन नंबर ए द, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी एन, डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए द। ध्यान रखना बेटा ये अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, नोज द वे, या इसको नो द वे भी बोला जाता है, आई नो द वे। ध्यान रखना सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नोज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नो हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसमें बेटा पी के हुआ गैस, यानी कि ये जो चार आपको ऑप्शंस दिए हैं इनको आपको अरेंज करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस डैश एंड अ स्पीकर। अब देखो बेटा नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है? ये सब्जेक्ट है हमारा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। अब वर्ब देखो कहां पर है? बट आल्सो में वर्ब है? नहीं है। ए ग्रेट स्टेटमेंट में वर्ब है? नहीं है। ए ग्रेट स्कॉलर में वर्ब है? नहीं है। तो वर्ब कहां है बेटा? वर्ब है हमारी वोज में। तो क्यू से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो आंसर होगा, लेकिन क्यू से तो ये दो ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं, यानी ये दो ऑप्शन तो आंसर नहीं होंगे। तो या तो आंसर ए होगा या बी होगा, क्योंकि वोज वर्ब जो है वो क्यू ऑप्शन में हमें दी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वोज नोट ओनली। अब देखो बेटा इस नोट ओनली के बाद क्या आना चाहिए? बताइए बेटा इस नोट ओनली के बाद क्या आना चाहिए? नोट ओनली के बाद कोई नाउन आना चाहिए। अब नाउन मुझे दे रखा है ए ग्रेट स्कॉलर, और दूसरा नाउन मुझे दे रखा है ए ग्रेट स्टेटमैन। अब बताइए बेटा क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर बेटा सोचिए और बताइए। बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि पी,
अब देखो नोट ओनगी के साथ बटालिसो तो आ नहीं सकता। नोट ओनगी के बाद बटालिसो कब आएगा? जब नोट ओनगी के बाद मुझे कोई नाउन दिया होगा, उसके बाद बटालिसो आएगा। अब क्यू एस पी आर और क्यू पी आर एस में क्यू के बाद मुझे यहां पर पी दे रखा है और पी क्या है? बटालिसो। तो नोट ओनगी के बाद तो बटालिसो नहीं आएगा, नोट ओनगी के बाद नाउन आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में मुझे एस दे रखा है, ये नाउन है ए ग्रेट स्कोयर, ध्यान रखना ये भी नाउन है ग्रेट स्टेटमेंट, लेकिन क्यू के बाद मुझे आर कहीं नहीं दिया है, मुझे क्यू के बाद दिया है केवल एस। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। सबको समझ आया या नहीं आया? फिर देखो मैं ये कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, काम भी आएगी। नोट ओनगी के बाद नाउन आएगा, नोट ओनगी के बाद नाउन आएगा, फिर बटालिसो आएगा। अब यहां नोट ओनगी के बाद मुझे बटालिसो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आई नीड अ नाउन, मुझे नाउन चाहिए। नाउन दे रखा है मुझे आर और एस में, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो क्यू से स्टार्ट होगा। क्यू के बाद मुझे आर का ऑप्शन नहीं दे रखा, मुझे एस का ऑप्शन दे रखा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा बच्चों को समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये शायद मैंने कल भी कराया था, इसका आंसर फटाफट बताओ बेटा क्या होगा। ये क्वेश्चन कल आ गया। आई एम श्योर दैट, मैंने बताया था कल बेटा, इस दैट के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि अब ही क्यू में भी है, क्यू ही जो है वो एस में भी है। तो एस और क्यू, यानी एस और क्यू, या तो इसका आंसर ए होगा या इसका आंसर क्यू होगा, यानी कि बी नहीं होगा और नहीं सी। ये भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी केवल भी आंसर नहीं होगा। अब कल मैंने आपको बताया था, इसको ध्यान से देखो, आई एम श्योर दैट ही बिकॉज द ट्रेन वॉज 4 hours late, he would never reach Mumbai in time for the interview he thought। अब इसने पहले सोचा, क्या सोचा? कि वो मुंबई समय पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वह मुंबई समय पर नहीं पहुंचेगा, यह इसने सोचा। यानी मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? ये वाला क्यू, ये वाला एस वाला चाहिए मुझे। एस, एस किस में आ रहा है बेटा? एस इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। अब दो ऑप्शन कट गए, आंसर या तो ए होगा या डी होगा, क्योंकि उसने सोचा, क्या सोचा? ही थॉट ही वुड। अब एस के बाद मुझे क्या चाहिए बेटा? क्यू चाहिए, तो एस के बाद क्यू, क्योंकि यहां पर जो सोचा वो ये है। बात समझ में आई बेटा? यहां जो सोचा गया है वो ये है, तो जो यहां सोचा गया है वो ये है, तो यानी एस के बाद चाहिए क्यू, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखो द मैन हु, अब ध्यान से देखना बेटा, हु के बाद हमेशा वर्ब आती है। हु के बाद क्या आती है? इस तरह के सेंटेंसेस में हु के बाद क्या आती है? वर्ब आती है। अब वर्ब मुझे दे रखी है आर और एस में। बात समझ में आई? वर्ब मुझे कहां दे रखी है? आर और एस में। अब वर्ब मुझे जब आर और एस में दे रखी है तो मुझे देखना ही नहीं है, हु के बाद वर्ब आती है, तो एस इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर दे गए हैं, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। नहीं, एस तो ऊपर भी है, एस तो 3 जगह आ गया। एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सॉरी सॉरी, देखा नहीं था, एस 3 जगह आ गया। ठीक है भैया, क्योंकि हु के बाद मैंने आपको बताया कि मुझे वर्ब चाहिए, वर्ब दे रखी है आर और एस में, तो एस जो है वो 3 जगह आ रहा है। यहां तक तो क्लियर है? देखो, द मैन हु पोजेसेस ट्रूथ और नॉलेज, एस 3 जगह आ रहा है, यानी आंसर सी तो पक्का नहीं है, आंसर ए, बी और सी में से। अब ध्यान से देखिए, मुझे एक ऑप्शन में भी हु दे रखा है, ध्यान से देखिए बेटा, मुझे ऑप्शन में भी तो हु दे रखा है ना। अब इस हु के बाद जैसा अभी आपको बताया गया, क्या आना चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। अब वर्ब मुझे आग और एस में दे रखी है, तो यानी एक एस, एस तो यहाँ पे एंगेज हो गया इन 3 ऑप्शन में, ठीक है ना भैया। अब मुझे ये देखना है कि इस हु के बाद मुझे वर्ब चाहिए, वो आ रही है आर में, यानी पी के बाद अगर आर आ रहा है तो वो आंसर होगा। अब पी के बाद आर कहाँ आ रहा है? पी के बाद आर तो बेटा ए ऑप्शन में आ रहा है, और देखो पी के बाद कहीं आर आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो पी के बाद क्यू आ रहा है, यहाँ पर देखो पी के बाद क्यू आ रहा है, यहाँ पर देखो क्यू के बाद पी आ रहा है, और हमें चाहिए पी के बाद आर। क्यों? क्योंकि हु के बाद क्या आता है बेटा? वर्ब आती है, तो इधर भी हु के बाद वर्ब आएगी, इधर भी हु के बाद वर्ब आएगी। 2 ऑप्शन में मुझे वर्ब दे रखी है, एक वर्ब तो एस वाली वर्ब तो यहाँ अंगेज हो गई, और बाकी जो आर वाली वर्ब है वो इसके साथ अंगेज हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ रहा होगा। बेटा पी क्यू आर एस आपको ऐसे ही करने हैं, ये सबसे आसान तरीका है। ग्रामर के रूल्स जब आप अप्लाई करेंगे तो पी क्यू आर एस को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
और ये फ्री के नंबर हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रामर के रूल्स अप्लाई करने हैं। आगे देखो बेटा, ईच सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इंडिकेट द पार्ट विच हैज द एरर। अब आपको उस पार्ट को बताना है जिसमें एरर है। अब एक सेंटेंस है, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नोट। ऑप्शन नंबर ए हैव यू डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर बी द प्रोसीड, ऑप्शन नंबर सी इन द बैंक, ऑप्शन नंबर डी और नोट। बताओ बेटा इसका आंसर, शाबाश बताओ। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी द प्रोसीड। देखो बेटा, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड, अब बैंक में क्या कराया जाता है बेटा, पैसा जमा कराया जाता है, तो वो प्रोसीड नहीं होता, वो क्या होता है बेटा, वो प्रोसीड्स होता है। इस प्रोसीड का मीनिंग होता है आगे बढ़ना, और इस प्रोसीड्स का मतलब होता है वो धनराशि जो जमा कराई जाती है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रीजन फॉर द सडन एक्सप्लोजन इन द एयरक्राफ्ट, the reason for the sudden explosion in the aircraft had not been discovered till today। अब आपको बेटा इसमें एरर बतानी है, बताइए बेटा, शाबाश, बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचिए। एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें टेस्ट की एरर है। अब बताइए बेटा, शाबाश बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा, यहाँ पे टिल टुडे आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे टिल टुडे आ रहा है, ठीक है। अब टिल टुडे आ गया तो खुद बताइए बेटा, जहां टिल टुडे आ गया वहां पर हेड आएगा। हेड कहाँ यूज होता है, पास्ट के भी पास्ट में, और यहाँ पर हम टिल टुडे की बात कर रहे हैं। तो टिल टुडे आ गया यानी काम हाल ही में कंप्लीट हुआ है, कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। तो जो कार्य हाल ही में कंप्लीट होता है उस कार्य को किस में बताया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, में भी आपको एरर बतानी है। इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, हिज ओपिनियन ऑफ अवर अमेंडमेंट वुड बी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इफ एनी, ऑप्शन नंबर बी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी वाज टू रिटर्न टू लाइफ फॉर अ डे, ऑप्शन नंबर डी हिज ओपिनियन ऑफ अवर अमेंडमेंट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो देखो बेटा, इसमें जो एरर होगी वो एरर होगी बी में। बी में एरर क्या है, ये जो एनी ऑफ होता है ना बेटा, इसके बाद दा नहीं आएगा, ध्यान रखना, एनी ऑफ के बाद दा नहीं आएगा। एनी ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो आता है, या उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो वो आता है, यहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द कोट, द कैट कोट द रैट, इसका पैसिव वॉइस आपसे पूछा गया है। द कैट कोट द रैट। अब देखो बेटा, कोट क्या है, कोट सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म मुझे एक्टिव वॉइस में दी गई है, तो सेकंड फॉर्म दी है तो कौन सा टेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द कैट कोट द रैट पैसिव वॉइस है, तो द रैट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, वो तो चारों में ही गया है। अब सेकंड फॉर्म चेंज होती है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज की जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब मुझे देखना है रैट के बाद वॉज कहाँ आ गए, ऑप्शन नंबर इस ऑप्शन में आ गए, ये वाला जो ऑप्शन, द रैट वॉज कोट बाय द कैट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ। सेकंड फॉर्म मुझे दी है यानी पास्ट इंडेफिनिट, उसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर रैट सब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो इसके साथ वॉज आएगा, और वॉज मुझे इस ऑप्शन में दिया है तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से उस वर्ड को चूज करना है जिससे ये जो सेंटेंस है ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदल जाए। द विलेजर डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज टू स्पीक बिफोर द एजुकेटेड सिटी क्राउड। अब जो विलेजर्स थे लंबे समय तक उन्होंने क्या किया, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है।
एंड हैड नो करेज, यानी उनके पास साहस नहीं था। किस चीज का साहस नहीं था? बोलने का। किसके आगे? जो एजुकेटेड सिटी क्राउड है, यानी जो पढ़े लिखे शहरी लोगों का जो भीड़ है, उनके आगे बोलने का साहस नहीं था। तो विलेजर्स ने क्या किया? बोला तो नहीं, आशा भी नहीं, क्योंकि उनके पास साहस नहीं था। खड़े भी नहीं हुए, उन्होंने क्या किया? एडजस्ट किया। तो विलेजर एडजस्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि विलेजर्स लंबे समय तक खड़े नहीं गए, क्योंकि ये जो हैड नो करेज है, इससे ये सेंटेंस क्लियर हो गया है। क्योंकि उनके पास साहस नहीं था, इसलिए वो क्या करते गए? एडजस्ट करते। बात समझ आ रही है बेटा? बहुत बच्चे बेटा सही आंसर दे पा रहे हैं, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, सही है, सही सही दिशा में जा रहे हो, चलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डिसलाइक्ड ईटिंग इन द डैश रेस्टोरेंट। तो शी डिसलाइक्ड ईटिंग इन द नॉइसी रेस्टोरेंट। नॉइसी नहीं होता, नॉइसफुल नहीं होता, नॉइज नहीं होता, नॉइसी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो वन राइट्स टू मी डैश यू। देखो बेटा, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, एक होता है एनी ऑफ दीज, एक होता है बिटवीन। देखो बेटा, इसका आंसर आप दो, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर आप दो बेटा। इस बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? इस बिसाइड का मतलब होता है नजदीक। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? नजदीक। और इस बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है? इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है बेटा के अलावा या के अतिरिक्त। बात समझ आई बेटा? तो इस बिसाइड का मीनिंग होता है नजदीक, इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा या के अतिरिक्त। नो वन राइट्स मी, मुझे कोई नहीं लिखता। बिसाइड यू या बिसाइड्स यू, क्योंकि बिटवीन तो आ ही नहीं सकता, एनी ऑफ दीज भी नहीं आ सकता, क्योंकि एनी ऑफ दीज के बाद मुझे कोई नाउन चाहिए। तो एनी ऑफ यू नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई नहीं लिखता। तुम एनी ऑफ यू यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या? क्योंकि एनी ऑफ के बाद जो मुझे नाउन चाहिए वो प्लूरल चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बेटा बी हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ? बिसाइड्स होगा, बिसाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इन कैपिटल्स। ये जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बनाना है? इमर्ज का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मीनिंग क्या होता है? एंटोनिम का मीनिंग होता है बेटा आपका विपरीत शब्द। इमर्ज का मतलब क्या होता है बेटा? इमर्ज का मतलब होता है उभरना। इमर्ज का मीनिंग क्या होता है? उभरना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा बेटा डूबना। तो डूबने को क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। शाइन का मीनिंग चमकना होता है, सप्रेस का मीनिंग दबना होता है या दबाना होता है, और साउंड का मीनिंग आवाज होता है। तो सिंक का मतलब डूबना होता है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिमिट्री। सिमिट्री को बेटा हम क्या बोलते हैं? सिमिट्री को हिंदी में बोलते हैं समरूपता। सिमिट्री को क्या बोला जाता है? समरूपता। तो इसका अपोजिट वर्ड बताना है, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा बेटा एसिमेट्रिक। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनइक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ये इक्वल का अपोजिट है। अग्री हो नहीं सकता, अग्री का मतलब भद्दा होता है, इसका अपोजिट ब्यूटीफुल होता है। रफ का मतलब रफ ही होता है, रफ का मतलब जो ज्यादा सुसज्जित ना हो, उसको रफ कहते हैं। ठीक है बेटा? तो सिमेट्री का अपोजिट क्या हो जाएगा? एसिमेट्री। चलिए बेटा, आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आर्मी अग्निवीर क्लर्क का प्रीवियस ईयर का ऑर्डिनल पेपर सेट चल रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। जीके साइंस और कंप्यूटर इंग्लिश सॉल्व हो चुका है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, और गुरुदक्षिणा के रूप में सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर दें। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, सभी के कमेंट्स पढ़े जाएंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन कोसी, सी ऑप्शन नर्मदा, डी ऑप्शन गोदावरी। ठीक है, सभी को फटाफट से जवाब देना है। सभी के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, फटाफट से जवाब दें। ठीक है, बिल्कुल कमेंट्स पढ़े जाएंगे। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? गुजरात में है, नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जीके का, सॉल्व करें। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? फटाफट से जवाब करें। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? ए स्वतंत्रता केसरी, बी इंडिया मिरर, सी द टाइम्स, डी यंग इंडिया। फटाफट से आंसर करें। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, या मोहनदास करमचंद गांधी भी आ सकता है ऑप्शन। मोहनदास करमचंद गांधी
या महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। ये पत्रिका कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। एक साप्ताहिक, एक सप्ताह में आने वाली पत्रिका थी, साप्ताहिक है ये, ठीक है, नोट कर लें, साप्ताहिक पत्रिका है, अंग्रेजी भाषा में। आपको आंसर करना है कौन सी है। सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आंसर करें, फटाफट से देख रहा हूँ, ठीक है। और कब से कब तक रही थी ये? 1919 से 1931 तक रही थी, ये बात भी नोट कर सकते हैं, तब तक ये प्रकाशित हुई थी। तो डी जिनका है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, यंग इंडिया राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी क्या है? फटाफट से आंसर करें। झारखंड की राजधानी, ए ऑप्शन पणजी, बी ऑप्शन रांची, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन दिसपुर। जवाब कर दें सभी प्यारे मेहनती बच्चे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, सभी फटाफट से जवाब करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची जिनका भी है राइट आंसर है, और कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है। कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत कौन सी राजधानी पड़ती है? रांची पड़ती है झारखंड की, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन हिमाचल, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन झारखंड। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करना है सभी बच्चों को। तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में, सभी नोट कर लें। देखता हूँ कितने बच्चों के राइट आंसर आए हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारे जवाब आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल वित्तीय राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन बंगलौर। तो वित्तीय फाइनेंशियल राजधानी बताना है, सभी को फटाफट से आंसर करना है। तो जिनका आंसर मुंबई है बिल्कुल राइट आंसर है, वित्तीय राजधानी मुंबई है। गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ है? मुंबई में है। इंडिया हाउस लंदन में है, ठीक है, और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अग्निवीर क्लर्क के लिए पेपर चल रहा है, प्रीवियस ईयर का ऑर्डिनल पेपर सेट। विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन ब्रिटेन, डी ऑप्शन जर्मनी। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, सभी को बताना है, सभी को इसको आंसर करना है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत ही प्यारा जवाब आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। 1780 से 1850 डेट क्या थी? 1780 से 1850, ठीक है, यहाँ आई थी भैया औद्योगिक क्रांति। अब सबको बताना है भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, ये ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां क्वेश्चन आ गया है, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था? इनमें से दिए हुए विकल्प में से कौन सा शहर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन मद्रास, सी ऑप्शन कलकत्ता, डी ऑप्शन बम्बई। फटाफट से आंसर करेंगे, एडविन लुटियंस। चंडीगढ़ किसने? चंडीगढ़ का अगर पूछता है तो चंडीगढ़, ठीक है, तो ये ली कार्बूजियस किसने डिजाइन किया था? फ्रांस से ली कार्बूजियस ने किया था, नोट कर ले, फ्रांस से ली कार्बूजियस ने किया था चंडीगढ़, ठीक है। आपको पूछ रहा है एडविन लुटियंस, तो बिल्कुल दिल्ली इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये बहुत ही प्यारा जवाब है, बहुत शानदार जवाब है, ठीक है। दूध में जीवाणु क्रिया है, फटाफट से आंसर करना है, सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। दूध में जीवाणु क्रिया बताना है, दूध में जीवाणु क्रिया बताना है, बहुत ही प्यारा जवाब आना चाहिए। ए ऑप्शन बेस क्षारीय, बी ऑप्शन तटस्थ, सी ऑप्शन एसिडिक अम्लीय, डी ऑप्शन साल्टी नमकीन। फटाफट से आंसर करें, दूध में जीवाणु क्रिया, तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल राइट है, अम्लीय एसिडिक है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.7 से 6.9 आ रहा है फिलहाल, जो पेपर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, 9वां क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? यानी मूत्र में जो पीला रंग है कौन सा वर्णक है? मूत्र में विटामिन सी होता है, वर्णक बताना है, पिगमेंट बताना है, किसके कारण पीला होता है? ए ऑप्शन यूरोक्रोम, बी ऑप्शन लसिका, सी ऑप्शन वित्त, डी ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल। फटाफट से बहुत ही शानदार जवाब करें, तो जिनका आंसर ये है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही प्यारे जवाब किए हैं, जानदार शानदार जवाब किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। क्लर्क में जीके, साइंस और कंप्यूटर के सभी के 15 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स के। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? फटाफट से आंसर करें। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? ए ऑप्शन अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन अनुदैर्ध्य, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताना है प्रकाश तरंगे कैसी हैं?
फटाफट से आंसर करें, सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, फटाफट से आंसर करना है। सभी बच्चे बहुत ही जानदार शानदार आंसर कर रहे हैं। तो अनुप्रस्थ बिल्कुल राइट है, ट्रांसवर्स बिल्कुल राइट है, ट्रांसवर्स बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अनुदैर्ध्य ये किसकी होती है, नोट कर लें, ध्वनि की होती है, साउंड की होती है। तो ए बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर दिया है प्यारे बच्चों ने। 11वां क्वेश्चन फटाफट से करें कंप्यूटर का। टेलीफोन लाइनों पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो टेलीफोन लाइनों पर डेटा भेजना है और प्राप्त करने के लिए फटाफट से आंसर करें। आपसे ही जुड़ा क्वेश्चन है, सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, सभी के कमेंट पढ़ूंगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन से बहुत, ए ऑप्शन राउटर, बी ऑप्शन हब, सी ऑप्शन स्विच, डी ऑप्शन मॉडम। तो टेलीफोन लाइनों पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो बिल्कुल जिनका डी है बिल्कुल राइट आंसर है, मॉडम इसका राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन, इंटरनेट पर लिंकों को फैला हुआ जाल किसके द्वारा जुड़ा होता है। जो इंटरनेट पे जो लिंकों का फैला हुआ जाल है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है। ए ऑप्शन सीपीयू, बी ऑप्शन कंपाइलर, सी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करें, सभी के आंसर देखना चाहूँगा, सभी के आंसर देखना चाहता हूँ। इंटरनेट पर लिंकों का फैला हुआ जाल, लिंक है जो उसका फैला हुआ जाल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। सी वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब www, ठीक है, देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 13वां क्वेश्चन आ गया है, सभी को आंसर करना है। कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। ए ऑप्शन कोवेल, बी ऑप्शन C++, सी ऑप्शन जावा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी उपयुक्त सभी। सभी को फटाफट से जवाब करना है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। तो जिनका आंसर डी है बहुत ही अच्छा आंसर है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आंसर आए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14वां क्वेश्चन, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, मैसेज का संग्रह किसमें नहीं किया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें मैसेज का स्टोर नहीं किया जा सकता है मैसेज को, मैसेज का संग्रह। ए ऑप्शन मेल मर्ज, बी ऑप्शन आउटबॉक्स, सी ऑप्शन शेयर्ड आइटम्स, डी ऑप्शन ड्राफ्ट्स। तो इनमें से किसमें मैसेज का संग्रह स्टोर नहीं किया जा सकता। तो जिनका आंसर ये बिल्कुल सही है, मेल मर्ज में नहीं किया जा सकता, बाकी इन तीनों में किया जा सकता है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, लैन की उपयोगिता है। तो सभी बताएं लैन का क्या यूज है। ए ऑप्शन ऑफिस, बी ऑप्शन इंडस्ट्री उद्योग, सी ऑप्शन एयरबी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी को फटाफट से आंसर करना है, सभी को फटाफट से आंसर करना है। कंप्लीट पेपर चल रहा है प्रीवियस ईयर का ऑर्डिनल पेपर सेट आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए। सभी विद्यार्थी जो भी क्लर्क के बच्चे हैं अपने दोस्तों तक वीडियो का लिंक पहुंचा दें, चैनल के साथ दोस्तों को भी जोड़ लें। बहुत ही जानदार शानदार कंटेंट लेके आते हैं आपके लिए। कंप्लीट प्रीवियस ईयर को न्यू पैटर्न पे सॉल्व करा रहे हैं। तो ऑफिस और उद्योग दोनों में होता है, लैन का उपयोग ए और बी दोनों होगा, ठीक है। अब सभी बच्चों के कंप्लीट हो चुके हैं जीके, साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस। मैथ को सॉल्व करेंगे डीके सर के साथ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद, जय भारत। आपकी बहुत शानदार क्लास चल रही है। अब आपके मैथ के क्वेश्चनों को करते हैं। देखते हैं मैथ के क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं। आपका 16 क्वेश्चन है, क्या कहता है, घनाभ का घनत्व कैसे मालूम किया जाता है। घनाभ का घनत्व, घनाभ क्या होता है बेटा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, उसका घनत्व। घनत्व मतलब कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन बताओ, घनाभ का आयतन आपका क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन। तो सभी बच्चे बताएं कि घनाभ का जो आयतन है वो क्या हो जाता है। सभी बच्चे फास्ट आंसर दें, देखते हैं आप सब बच्चों का क्या आंसर हो जाएगा। घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है। ए बी सी डी में से सभी बच्चे आंसर बता दें कि आपका क्या आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तो जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है, ये आपका आयतन होता है। और इनमें से कोई नहीं आंसर आपका बन जाएगा, और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 45 मिनट में यह कितने मीटर का सफ़र तय कर लेगी। तो बेटा 45 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में। 60 मिनट में चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ 45 मिनट में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। सभी बच्चे फास्ट आंसर बताएं
कि आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50.2 किलोमीटर प्रति घंटा या 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका सबका क्या आंसर हो जाएगा? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कम से कम 30-40 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे से अच्छे से कर लेना। तो सभी बच्चे फास्ट आंसर बताएं क्या आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, देखते हैं। प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में कितनी चलती है? 75 किलोमीटर। तो 60 मिनट में चलती है 75 किलोमीटर, तो 1 मिनट में चलेगी 75 के बटे में 60, तो 45 मिनट में चलेगी। तो 45 मिनट में चलेगी 75 के बटे में 60 गुना में 45, 15 × 45, 15 चौका 60 गुना कर देंगे 5 × 15, 7 × 21 और 22 और बटे में आ गया 4। तो बेटा 225 की भाग कर देंगे 4 से, 4 पंजे 20 और 4 छींग 24 और बचा 1। तो 56 से ही 1/4, 56 से ही 1/4 और वहाँ पेंटों में है 1/4 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 रुपये का चौथा हिस्सा 25। तो 56.25 आपका आंसर हो जाएगा और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 18 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? एक बेलन की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो उसका आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन भी। 0 बढ़ जाएगा या 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो सब बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेलन सबको पता होगा, बेलन क्या होता है? बेलन सिलेंडर को कहते हैं बेटा, और उसका आयतन मतलब उसका वॉल्यूम पूछा है। तो बेटा जो सिलेंडर होता है वो इस तरह का होता है, सिलेंडर आपका इस तरह का होता है, इसे सिलेंडर कहते हैं। इसका आयतन होता है, इसमें कितना अंदर सामान आएगा वो कहता है। और जो सिलेंडर का आयतन होता है वो होता है πr²h, πr²h ये होता है। पहले बेटा आयतन ये था, अब त्रिज्या दूसरी हो गई है, तो अब दूसरा आयतन क्या हो जाएगा? पाई, अब आर बदल गई है और एच जो पहले थी वही है। तो बेटा यहाँ कैसे करेंगे? पाई से पाई काट देंगे, एच से एच काट देंगे, ये r² बच गया और यहाँ पे आपके बड़ी आर बच गई। आर पहले 1 थी, 1 का स्क्वायर, अब वो डबल हो गई है, 1 की डबल हो गई 2 हो गई है। तो कितना आएगा? 1 है और ये कितना हो जाएगा? 4, 2 दूनी 4। तो ये पहले 1 था, अब 4 हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल शानदार। जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से कर लेना। क्या कहता है? यदि a/b बराबर 9/5, यदि a/b बराबर 9/5 हो तो 3a प्लस में 4b अपॉन में 3a माइनस 4b, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। जो a है वो आपका 9 है और b है जो आपका 5 है। a 9, तो 3 इंटू में 9 प्लस में b, और यहाँ पे इंटू प्लस में 4 और b कितना है बेटा? 5। यहाँ क्या कर देंगे आप? 3, और a कितना है? a आपका 9 है माइनस 4 और b आपका कितना है? b आपका 5 है। तो ये कितना हो गया बेटा? 9 × 27, ये 27 हो जाएगा। ये आपने 27 लिख दिया और 5 चौक 20, ये 20 लिख दिया, और बटे में बेटा 9 × 27 लिख दिया और ये क्या हो जाएगा? 20 लिख दिया। तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 47 हो जाएगा और ये आपका 27 में से 7 हो गया, 27 में 20 गई तो 7, तो 47/7 आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा। बिल्कुल ही शानदार, बहुत बढ़िया। आपका जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। 20 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,0,625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो बेटा वर्गमूल निकालें सब बच्चे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सभी बच्चे इसे अच्छे से कर लेना। इसका वर्गमूल बताएं सब बच्चे क्या हो जाएगा। वर्गमूल निकालने की बेटा टेक्निक बताई है आपको। वर्गमूल निकालने के 3 पॉइंट्स बताए हैं, वर्गमूल की वीडियो में जाकर देख लेना, पहली वीडियो, उसमें सब बता रखा है वर्गमूल कैसे निकलते हैं। देखो बेटा 5 है तो 5 का 5 आ जाएगा, पहला स्टेप ये होता है। 2 अंक हटा दिए, दूसरा स्टेप ये होता है, और ये रहेगा इतना। इसको देखेंगे कितने पर जाएगा। 40 × 40 1600 होता है, 40 से ऊपर जाएगा ये। तो बेटा 42 से करके देख लेते हैं। 42 से तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये 4 आ गया, 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये इतना बनता है बेटा 42 × 42। अब और थोड़ा देख लेते हैं। अब ये 43 से कितना जाएगा? 43 × 43, 3 × 9, 4 × 12 है, 4 × 12 है, 4 चौक 16 और 1 17 है, तो ये आपका 9 आ गया, ये 4 आ गया, 8 आ गया, 1। तो बेटा ये जो है इससे बड़ा हो गया तो 43 पे नहीं जाएगा, ये 42 पे जाएगा, और इस तरह से 425 आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे बेटा शॉर्टकट मैंने ट्रिक उसमें बता रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वर्गमूल की पहली वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बेटा बार बार आते हैं, तो सभी बच्चे से अच्छे से कर लेना। हाँ जी, जिन बच्चों का आपका बेटा इनमें से कोई नहीं है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि 425 ना तो बेटा ये है ना ये है ना ये है, और 425 आंसर है, तो इनमें से कोई नहीं, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपसे 21 क्या कहता है, 44 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 44 सेंटीमीटर बेटा एक तार था, उसे मोड़ करके वृत्त बनाया है, उस त्रिज्या बताओ। 4 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चे आंसर बताएं, इसका क्या आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस क्वेश्चन की भी फ्रिक्वेंसी है आने की, तो देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर देंगे। हाँ जी बेटा, तो एक 44 सेंटीमीटर लंबा तार था, उसको क्या किया बेटा, मोड़ा गया है, उसे पकड़ करके ऐसे वृत्त बना दिया गया है, वृत्त बन गया है। तो बेटा ये जो वृत्त बनेगा तो तार तो उतना ही रहेगा, 44 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये क्या है, वृत्त की परिधि है। जो बाहर का जो तार है इसे क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो परिधि ये आ गई, और वृत्त की त्रिज्या बतानी है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो बेटा परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, और बराबर में कितना है 44। तो 2 आ गया, पाई क्या है 22/7, और ये r आ गया, और ये हो गया 44। और ये r की वैल्यू निकालेंगे, 44 गुना में 7 बटे में 2 गुना में 22, 2 से काट दिया, ये आपका 1 काट दिया और ये आपने काट दिया, और r कितना आ गया, r आपका 7 आ गया, और 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही शानदार। जिन बच्चों का बेटा 7 आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। 22 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार 16 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगी। तो सभी बच्चे बताएं कि उसकी ऊंचाई क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। जो समांतर चतुर्भुज होता है बेटा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला भी बेटा कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बेटा इसका क्षेत्रफल होता है। इसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 128। उसके बाद देखो यहाँ पे आधार दे रखा 16, ऊंचाई को हम x मान लेते हैं और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 128 के बटे में 16, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो x कितना आ गया, x आपका 8 आ गया। x कितना आ गया बेटा, x आपका 8 आ गया, और आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल बेटा शानदार, जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 23 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए कि वह कितना घास का मैदान चल सकता है। तो ABCD में से क्या इसका आंसर होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बहुत ही अच्छा असाइनमेंट है। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट बताएं, देखते हैं सब बच्चों का क्या आंसर आएगा। 2644 आएगा, 2464 आएगा, 2466 आएगा, या 6244 आएगा। तो सब बच्चे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने जा रहा है। हाँ जी बेटा, एक 28 मीटर ऐसी लंबी रस्सी है, उससे घोड़ा बंधा हुआ है। तो घोड़ा जब यहाँ से बंधा हुआ है, ऐसे इसकी गर्दन है, तो बेटा घोड़ा इतनी जगह को चलेगा, और जो इतनी जगह को चलेगा ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो इसमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, पाई 22/7 होता है। ये 28 गुना में 28 कर देंगे बेटा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 गुना कर देंगे, 22 चौक 88, और इसके 28 गुना कर देंगे, 8 8 64 हंस लगे 6, 8 8 64 6 कितने हो गए 70, 8 दूनी 16 हंस लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 है। ये आपका 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। तो 24 64 बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 24 64। बिल्कुल शानदार। जो बच्चे बेटा इसका बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है, 24 64 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल बताएं कि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। 60 वर्ग सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो सब बच्चे इसका फास्ट आंसर दें कि आपका क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर दे रहे हैं। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। ये आपका त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, आधार 12 है और ये आपका 5 है। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला भी बेटा पूछ लेता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2
आधार गुना ऊंचाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। 1/2 आधार कितना है 12 है, ऊंचाई कितनी है 5 है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 है और 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार, जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। आपसे क्या कहता है? कहता है 133, 135 तथा 137 का औसत ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 133 होगा, 135 होगा, 137 होगा या 136 होगा। तो सभी बच्चे बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। औसत का बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ऐसे। तो 133, 135 और 137 में से आपका आंसर क्या हो जाएगा। सब बच्चे बताएं, बिल्कुल शानदार। बेटा जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है और जो बीच की संख्या वो औसत हो जाएगा। 135 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार। आपका आज का सेशन बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। सभी बच्चों ने बहुत शानदार क्लास ली है। कल बेटा नए मिलते हैं एक नए असाइनमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।